आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, जहां से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में एक ऐसे विधायक है जिन्होंने आज तक ना ही अपना वेतन लिया है और ना ही विधायक निधि का किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया है, ना ही उनका सेवाओं का लुत्फ उठाया है। और आज हमारे खास पेशकश शख्सियत में आज हम उन्हीं विधायक से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके ऊपर कई अहम जिम्मेदारी है, जो वाराणसी शहर की उत्तरी विधानसभा से विधायक भी हैं और साथ ही साथ यूपी सरकार में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन स्वतंत्र राज्य मंत्री के तौर पर भी लगातार काम कर रहे हैं। और आज हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं रविंद्र जायसवाल जी से। रविंद्र जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, यूं तो आपके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां हम लगातार सुनते हैं। जब मैं यहाँ आ रही थी उससे पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अब मैं आपके जुबान से जानना चाहूंगी कि आपने ये अपना सियासी सफर कैसे तय किया। मुस्कान जी, ये सच है कि हमारा देश में बहुत वीर रहे हैं, लेकिन यह भी सच है हमारा देश कई बार गुलाम हुआ। बहुत कुछ खोने के बाद लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में हर जनता की हिस्सेदारी बनती है, लेकिन समाज के अंदर आज भी भारी संख्या में नौजवान ऐसे हैं जो ये कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स जी, जबकि यह देश के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है लोकतंत्र। बच्चे आई हेट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, उनके मन में क्यों नहीं आता है आई लव कंट्री, आई लव पॉलिटिक्स। किसी व्यक्ति कहीं न कहीं वह राजनीति करने वाले लोगों से, कुछ लोगों से कुछ ऐसे नेगेटिव काम कर दिए होंगे तो इससे नया जनरेशन अपने को दूर रख रहा है, जो देश के लिए अच्छी नहीं है। हमें याद है कि मैं जब बीकॉम कर रहा था तो मेरे घर में पिताजी ने बड़े भाई से कहा कि तुम एलएलएम कर लियो, पीएचडी कर लियो, राजनीति में आना चाहिए। तो कहा कि ना बाबा, ना, राजनीति में अच्छा नहीं होता है। अब जो आदमी लॉ में पीएचडी किया हो वो कह रहा है कि ना बाबा, ना, राजनीति में खराब है। तो पिताजी ने कहा कि अगर सब लोग भाग जाओगे तो संभालेगा कौन देश। तो मैं उसमें बीकॉम कर रहा था, तो मैंने कहा कि पिताजी की इच्छा है कि जाना चाहिए। तो मैंने फिर बीकॉम एमकॉम एलएलबी किया, एमबीए किया। सब पढ़ाई करने के बाद तो हमको लगा कि राजनीति में भी हम सबके होना चाहिए। सब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और सब व्यापार ही करेगा तो नेता कौन बनेगा, देश में अच्छी भूमिका कौन निभाएगा। अब कोई राजतंत्र नहीं है कि किसी राजा घर में जन्मा लड़का शासक बनेगा। अब ये लोकतंत्र में भी हम और आप चाहे समान व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने देश के निखारने में। बिल्कुल। तब हमने तय किया कि मैं राजनीति में हिस्सा बनूंगा। जब राजनीति का हिस्सा बनूंगा तो इतनी करप्शन रखती है राजनेताओं पर। सच्चाई तो यह है कि अगर जो आपको न जानता हो, अगर उनके बीच में कुर्ता पजामा पहन लीजिए तो लोग कहते हैं बाबा ये तो नेता होगा और भागते हैं। बिल्कुल। यह इमेज बनी क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग थे? कुछ लोगों के कारण से यह इमेज बनी कि सब समाज के लोग उससे दूर भागते हैं। तो मैंने यह संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत इस धुंध को साफ करने में अपनी भूमिका निभा सकता हूँ तो मैं निभाऊंगा। और इस कारण से मैं राजनीति में आया। मैं तीसरी बार विधायक हूँ जी। जब मैं विधायक बना पहली बार 2012 में, तो हमें याद है कि 2002 में मैं चुनाव लड़ा फर्स्ट टाइम। बीजेपी का सरकार थी, मैं चुनाव लड़ा तो बनारस में कुछ लोग चंदा लेके आए देने के लिए। तो मेरे को लगा कि ये मेरे परिवार के लोग चंदा देते थे, अब मैं याचक बन गया हूँ चंदा लेने का। एक क्या बोलते हैं इनोसेंट दिल में कहिए, दिमाग में से आया जी। और जो चंदा हमको दे रहा है लाख में, तो वो आदमी हमसे गलत सही काम की उम्मीद भी करता है। बिल्कुल। तो मैं पिताजी के पास गया, उसमें मेरी उम्र रही 33 साल। हमने गया, हमको जो चंदा दे रहा है भविष्य में काम रहेगा, हमसे हो नहीं पाएगा। तो चंदा मतलब न चुनाव में शराब पिलाओगे, न भोजन कराओगे, और जो सिद्धांतों के साथ राजनीति करोगे। तो हमें उन्होंने कुछ पैसा दिया, मैं उससे चुनाव लड़ा। जीत हार अपनी जगह है। पिताजी ने एक बात हमसे कहा था कि राजनीति जा तो रहे हो, राजनीति का किसी भी प्रकार का पैसा घर में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का। फिर मैं पिताजी का देहांत हो गया, मैं दोबारा चढ़ा, फिर हार गया। जब मैं तीसरी बार 12 में चुनाव जीता, जब सपा की वेब थी, तब उस समय यूपी में हम 47 विधायक जीत के आए थे, हम थे। तो जब वेतन आई तो मेरे को पिताजी का वह वक्तव्य याद आया कि घर में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं आना चाहिए। तो उसमें वेतन भी होता है, किसी प्रकार में वेतन भी होता है। बिल्कुल।
तो हमने अपने पार्टी के नेताओं से कहा कि मैं वेतन नहीं लूँगा। कहने आप ले करके कार्यकर्ताओं में बांट दीजिए, गरीब में बांट दीजिए। हम कि ले के बांटे, सभी आदमी चंदा मांग के सेवा करता रहता है, हम भी चंदा मांग के सेवा कर लेंगे, लेकिन हम ले ही लेंगे तो वो मेरे पिताजी की आत्मा को ठेस पहुँचेगा। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का माता पिता उसके जीवन में सबसे बड़ा भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो आपको जन्म दिया है। वो अगर उसको ठेस न पहुँचे, ये हम सबकी प्रयास होता चाहिए। तो मेरे पिताजी के प्रति मेरी यही, क्योंकि मैं किसी प्रकार से भी धन को अपने परिवार से दूर रखूँगा। तो मैंने उसको संकल्प लिया और सरकार को लिख के दिया कि मेरा वेतन मुख्यमंत्री आपदा राशि में जमा कर दिया जाए। जी। तो जमा होता है। हमारी पार्टी के कई विधायक हैं जो आज मंत्री भी हैं, तो हमारा कहते हैं आप अपने आप को बड़ा वो बनते हैं, ये बनते हैं, तो हम आपको लेकर के बांटना चाहिए। हम नहीं लेंगे, मेरा संकल्प नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो वेतन की बात रही, लेकिन विधायक निधि की कोई भी सेवा आप नहीं लेते हैं, इसके पीछे की वजह? नहीं, विधायक निधि क्या है? विधायक निधि तो शहर के विकास के लिए जाता है, वो जाता है। कुछ लोग उस निधि के विकास के साथ साथ अपना विकास करते हैं, मैं उससे दूर खाऊँ। और यह सौगंधित है, मैं साफ तो नहीं करते, कुछ लोग बारे में शिकायत आती है कि लोग सड़क और विकास, सीवर, नाली जो निर्माण करते हैं उसमें कुछ खेला कर देते हैं, तो उसके लिए अब मैं सौगंधित हूँ, ये आपको। बिल्कुल। तो देखिए, जब काशी की बात होती है, लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा। उनका सहयोग किस तरीके से आपको मिला कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें? काशी का एक सौभाग्य है जी कि काशी एक धार्मिक शहर थी। उसको पूरे विश्व में सनातन परंपरा के मानने वाले लोग एक बार काशी आने की इच्छा रखते थे, लेकिन अव्यवस्था कारण से काशी आने के बाद दोबारा वो नहीं आते थे, रिपीट नहीं होते थे। आस्था केंद्र था, तो आस्था के लिए विश्वनाथ जी तो आ गए, लेकिन वो गंदगी है, वो गली है, और गंदगी गली कारण से अव्यवस्था है, तो दोबारा आने से गुरेज करते थे। इसका विकास पहले होना चाहिए था। हम सब धन्य है कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए। अब तक 26,000 करोड़ रुपए से काशी का विकास किया गया। आप जानते हैं कि कई स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट का पूरे साल भर का होता है बजट 26,000 करोड़। तो 26,000 करोड़ से काशी का विकास किया गया। सामने चैलेंज खड़ा था कि आबादी, घनी आबादी का जिला है, शहर है, गलियों का शहर है, आबादी को निकाल के विकास नहीं करना था। आबादी को उसमें रहते हुए, उनको आवागमन जारी करते हुए साइड से विकास भी करना था। बिल्कुल। और इस कारण से कभी कभी लोग कहते हैं कि एक तरफ खुदा हुआ है, गड्ढा हुआ है, तो खुदेगा ही बनेगा। वहाँ पर घर घर तक नल का पानी पहुँच रहा है, वहाँ पर CNG का पहुँच रहा है, तो सीवर का पानी नहीं था, वहाँ पर उसका पूरा जल भराव होता था, जल निकासी नहीं था। इस कारण से काशी का संपूर्ण विकास अब आगे बढ़ा है, अब विजुअल हुआ है, अब दिखाई पड़ा है। एक मुस्कान जी, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आज भारत का जो टूरिस्ट है वर्ल्ड लेवल पर, वो जो हमने सर्वे पाया था, वो बहुत कम है इंडिया का, और इंडिया के लोग ही विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे देश में विदेश के लोग कमा रहे हैं, आते हैं, कमाते हैं। जो परसेंटेज है दुबई का, जो परसेंटेज है सिंगापुर का, कमाते हैं। हमारे देश में हर जिले का ऐसे निखार हो जाता, हर शहर कैसे निखार हो जाता, और इतनी संभावना यहाँ पर है कि टूरिस्ट पूरे देश से, यहाँ विदेश से यहाँ लोग आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर बना, और काशी विश्वनाथ मंदिर में बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 300 कुछ करोड़ रुपया मंदिर के विकास में खर्चा हुआ, 400 करोड़ रुपया भूमि का कहते अधिग्रहण। अब 700 करोड़ रुपया तो हुआ, लेकिन अब वहाँ पर रिपीट करने वाले टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, बार बार आते हैं, एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। पहले हमारे रिपीट नहीं होता था, अब रिपीट होने लगा। अब मेरा मानना है कि इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के हर जिले की अपनी पहचान है, हर जिले की अपनी खान पान, हर जिले की अपनी कल्चर है। कहा जाता है कि भारत में हर 100 कदम पर बोली, हर 100 कदम पर कल्चर बदलता है। और इसी देखने को ही लोग आते हैं विदेश से। हम उसको सुंदर कर दें, निखार दे, तो निश्चित तौर पर इसका विकास होगा। और सामने देखिए क्या अयोध्या, अब अयोध्या का जब मंदिर बन जाएगा तो लखनऊ भी विकास करेगा, बाराबंकी भी करेगा, गोरखपुर भी करेगा, बस्ती भी करेगा, सटे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल, वहाँ टूरिस्ट होगा। और ये सारे जो लोग, अभी की रिपोर्ट आई है कि 31 को लोग कहते थे कि जो यंग बच्चे हैं भागते हैं गोवा के लिए, लेकिन इस बार गोवा से अधिक काशी में आए। और एक बड़ी अच्छी बात है
कि जहाँ पर उनको शिक्षा मिल रही है, आस्था मिल रहा है, अगर बच्चे वहाँ मूव कर रहे हैं तो यह शानदार भविष्य हमारी। बिल्कुल। अच्छा रविंद्र जी, अभी आपने ज़िक्र किया कि जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तब भी आप विधायक बने और आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भाजपा से क्यों की? जब लहर किसी अन्य पार्टी की थी तो फिर भाजपा को चुनना? मुस्कान जी, राजनीति एक विचार है, जी। राजनीति एक सिद्धांत है। हुँ, हर पार्टियों के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं। कोई आदमी कुछ आदर्श है, कुछ को आदमी किसी को मानता है, उस पर राजनीति करता है। हुँ, मैं बेबाक टिप्पणी तो कर रहा हूँ अभी कि थोड़ा सा इन पार्टियों के राजनीति के सिद्धांतों में अंतर आया है, हुँ, जो नहीं होना चाहिए। एक विचार हो गया वामपंथी हो गया, एक विचार हो गया है कि भाजपा के सनातन परंपरा, एक विचार हो गया है कि अब लेकिन इसको लोग तोड़ कर क्या रहे, हम शुद्ध रूप से, मैं अपने आप को मानता हूँ कि हम सबको संस्कार जो मिला है वो राष्ट्र हित का मिला है। हुँ, राष्ट्र से बड़ा पार्टी भी नहीं, राष्ट्र से बड़ा पार्टी भी नहीं। पहले हम सब पूजा करते इंसान का, इंसान के बाद तब आते हैं अपने पार्टियों पर, और पार्टी से पहले हमारा देश होता है, ये हमको बताया गया। और इस कारण से हम राजनीति कर रहे हैं। और आज मेरे को अच्छा लगता है कि जिस भाजपा के लिए हमने अपना समर्पण किया, अपना समय महत्वपूर्ण दिया, वह पार्टी अच्छा काम करे, गरीबों को अनाज बांटी है। हमारे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी था कि जो भूखे रहते थे, हुँ, कई ऐसे थे जिनके पास के पक्के मकान नहीं थे, खपड़े में रहते थे। हम सहायता कर पाएंगे एक या दो व्यक्ति का, 10 व्यक्ति कर पाएंगे, संपूर्ण प्रदेश नहीं कर पाएंगे। और जब वो सरकार बनती है तो हमारे अगर एक एक बटन दबाने से अगर वह सरकार जो सबको अनाज दे रही है, वह सरकार सबको मकान दे रही है, वह बनती है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। पॉइंट नंबर 1, जी। हम थोड़ी सी अपने आप को धन्य इसलिए कहते हैं, 370 हटाया गया। हम लोग बचपन में आरएसएस में जाते थे, जहाँ हमें राष्ट्र का पूजा करने सिखाया गया। तो वहाँ क्या था कि जहाँ हुए शहीद मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। देश की आज़ादी के बाद अगर हम 370 लागू होने के कारण से वहाँ की बेटियाँ बनारस में शादी करके नहीं रह सकती हैं, जबकि हैदराबाद रह सकती हैं, तो यह 370 का पाप था। बिल्कुल था। और हम यहाँ के बनारस रहते हुए जाके वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, हमको संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आज़ादी के मन में ललक था, वो ललक 370 ने बाधा बना रखा था। और हमको लगता है कि हम सब लोग कमल का फूल के लिए काम किए, भाजपा की सरकार बनी और 370 हटाने में भूमिका निभा दिया, तो हम अपने आप को ये मानते हैं कि आज़ाद भारत के हम फ्रीडम फाइटर हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज आपने आज़ाद भारत के फ्रीडम फाइटर ठीक है ज़िक्र किया, लेकिन आपके पिताजी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अभी आपने भी ज़िक्र किया कि आप भी आरएसएस के कई कार्यक्रमों में जाते थे, जहां से आप में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। क्या आपने बीजेपी में आने का श्रेय आरएसएस को देंगे? जब हम राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं तो जी। तमाम हमारे पास अलग अलग पार्टियां होती हैं। हर पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, हर पार्टी कुछ समय काम करती हैं। मैं बड़े गौर से, बड़े फख्र से कह रहा हूँ कि अगर किसी पार्टी ने सबसे पहले राष्ट्र को माना है तो वह जनसंघ, वह भाजपा। इनकी इस पार्टी के लिए पार्टी से महत्वपूर्ण पार्ट राष्ट्र है। बाकी पार्टियों के लिए पार्टी पहले पर है, राष्ट्र बाद में। भाजपा ही ये है जो ये कहती है कि राष्ट्र के बाद तब पार्टियां होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके विभाग पर हम थोड़ा सा स्विच करते हैं कि स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क और साथ ही साथ पंजीयन, आप लगातार स्वतंत्र प्रभार हैं, ये सारे विभाग आपके पास है। आपके आने के बाद से इन विभागों में किस तरीके से आपने परिवर्तन किया, क्या नया लेके आया? मुस्कान जी, दोस्ती है कि जब 17 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इस विभाग की रेवेन्यू थी 13,000 करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ रुपए। आप जानते हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ होती है, हर साल डीएम सड़क के रेट बढ़ाते हैं। क्या होता है कि देखते हैं कि अधर आबादी अधिक बढ़ रही है, बाजार में डिमांड अधिक बढ़ रही है, उसको बोलते सरके रेट। तो सरके रेट डीएम बढ़ाते हैं हर साल। माननीय योगी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों को फ्री में मकान दे रहे हैं, लेकिन कुछ मध्यम परिवार ऐसे हैं कि जो अपने पैसे से अपना मकान चाहते हैं खरीदने के लिए, हम उनका हर साल स्टाम्प बढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो योगी जी ने 5 साल तक सर्किल रेट बढ़ाई नहीं, और सर्किल रेट न बढ़ते हुए भी जो 13,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, यह पहुंच गया 28,000 करोड़ पर। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्किल रेट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन 13,000 से 28,000 करोड़ में बढ़ गया है। ये दो पार्ट है। पूर्व के सरकारों में कहीं यहाँ होल थे,
तो वह रेवेन्यू बढ़ने के बजाय किसी व्यक्ति का रेवेन्यू बढ़ता था पर्सन, वो सारे होल पैच करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जीरो करप्शन पर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी जोर देते हैं। हम लोग उसको होल पैच किया पकड़ दिए। पॉइंट नंबर एक। जी। पॉइंट नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश में अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। हर आदमी एक मकान तब खरीदता है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तब अपने आशियाना को, अपने सपने को बसाने के लिए मकान जमीन खरीदता है। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस बात का प्रमाण है कि कहाँ पर 16 लाख डॉक्यूमेंट होती थी, अब डॉक्यूमेंट हो रहा है यहाँ 32 लाख हो रहा है। दूना यहाँ पर मकान जमीन की खरीद बिक्री बढ़ रही है। अगर 16 लाख के बजाय 32 लाख हो रहा है तो हर व्यक्ति का सपना है कि हम यूपी में सेफ हैं, वहाँ चलेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 था आपका। लेकिन हर एक विभाग में भ्रष्टाचार लाजमी है। पहले की सरकारों में तो हम बहुत सुनते थे कि हर विभाग में भ्रष्टाचार। आप अपने विभाग में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? हमने क्या किया है, एक तो सभी रजिस्ट्री ऑफिस में लगा रखा है कैमरा, सारे रजिस्ट्री ऑफिस में अब लगा दिया है। कैमरे के बाहर लगा दिया है कि यहाँ पर बना दिया मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम, और हर कंट्रोल रूम में यहाँ पर देखा जाता है कि कौन व्यक्ति बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको कंट्रोल करते हैं। बीच बीच में हम सब जब जाते हैं मूव करने के लिए तो अपने सब रजिस्ट्रार का जेवा चेक करते हैं, तुम्हारे जेब में कितना पैसा है। नियम है कि 500 के ऊपर तुम्हारे जेब में पाया जाएगा तो मान लूँगा कि तुमने यहाँ से वसूल लिया है। अब मैंने एक बार एक जिले में दौरा करने गया, वहाँ के सब रजिस्ट्रार थे, हमने कहा जेब खोलो, निकालो कितना पैसा क्यों। उसके जेब में कुछ पैसा पाया तो हमने फिर कार्रवाई किया। और इस ढंग से हमारे सारे अधिकारी भी पैसा बना रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का खाना खाई है। तो इस कारण से हम लोगों ने किया। तीसरा काम किया है कि पूरे रिकॉर्ड को हम डिजिटल कर दे रहे हैं। आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो आप जाती हैं 12 साल का मुआयना करती है, चेक करती है कि क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो आप जाती हैं, आवेदन देती हैं, फीस जमा करती है 100 रुपये का, फिर पूरा रिकॉर्ड चेक करती हैं। अब आपको जो भी प्रॉपर्टी लेना है, माना कि हजरतगंज में कोई प्रॉपर्टी लेना है तो आपको मोबाइल मिल जाएगा कि हजरतगंज में कौन से प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, कब बिक्री गई है। तो पूरे रिकॉर्ड हम डिजिटल कर रहे हैं। अब तो अगर हम सोशल मीडिया या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो धांधली देखने को मिलती है। हाँ, है तो लेकिन धांधली मिलती है। हमें कंट्रोल करने से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और उससे अधिक है मोटिवेट करना। हम अपने विभाग के अधिकारियों को समझाते हैं, मीटिंग लेते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं कि देखो यार, तुम कितना बड़ा मकान बना लोगे, तुम्हारे दोस्त यार तुम्हारे पार्टी में आएंगे, खाए पिएंगे, तुम्हारे वेतन से अधिक क्षमता तुम मकान में रहोगे तो ये कहने वाला कि बड़ा लूटा हुआ है। तो तुम अपनी इमेज क्यों बनाना चाहते हो? तुम जब रिटायर हो जाओगे तब जीवन में अपने इतिहास में खुद लिखोगे कि मेरे को जब ऐसी सरकार मिली जहाँ जीरो करप्शन था ऊपर से, तो मैंने नीचे भूमिका निभा के रोक दिया। तुम अपने लिए खुद भी सम्मान करो। जब तुम नौकरी करो या रिटायर हो जाओगे तो अपने लिए खुद भी ताली बजाओ कि मैंने ये काम किया था। अच्छा, तो यानी आप खुद तो वही उसी राह पे चल रहे हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे, जिस राह पे बीजेपी चल रही है, और उनको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, इस चर्चा की शुरुआत जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने एक बात कही मुझे बहुत पसंद आई कि युवा राजनीति में आने से बहुत भाग रहे हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी है जो राजनीति का गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। अब 150 करोड़ की आबादी है, हम कुछ नौजवानों को ट्रेन करके उनको, जब सब लोग IAS बन जाएगा, जब सब IPS बन जाएगा, उनकी भूमिका अच्छी है, चाहिए हमको अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे IAS अधिकारी चाहिए, लेकिन साथ में लोकतंत्र में निखारने वाले अच्छे काम करने वाले चाहिए। और इसलिए अच्छी बात है कि इस बार के मैं विधानसभा का देख रहा था कि अधिकांश लोग कहीं से डॉक्टर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, MBA करके लोग आए हैं। तो अब नए जनरेशन आ रहा है, और आप यकीन मानिएगा कि माननीय योगी, माननीय मोदी जी को देख करके लोगों में प्रेरणा आया है और लोग अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उनको तो देख के आ रही है, लेकिन ये जो इंटरव्यू देखिएगा उन्हें भी आपको देख के प्रेरणा आएगी कि आपकी बातों से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो इंसान एकदम शून्य से उठता है, जो उस लेवल को हासिल करता है, वाकई उसकी बातचीत में वो बातें दिख जाती है, जैसा कि अभी हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि आपने लगातार बोला कि आप वाराणसी का विकास कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा और हमने भी ये देखा कि आपने ना तो वेतन लिया, ना विधायक निधि की सेवाओं का इस्तेमाल किया। फिर आपके जो निजी खर्चे हैं वो कैसे चलते हैं?
मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अगर जीवन है तो जीविका चाहिए, जीवन है तो जीविका चाहिए। और जीविका के लिए 3 साधन आपके पास है, या तो आप खेती करिए, या तो व्यापार करिए, या तो नौकरी करिए। नौकरी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसे गर्व से करिए हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, और नौकरी करते हुए हम राजनीति करते हैं। हम व्यापार करते हैं तो गर्व से कहें कि हम व्यापार करते हैं। हम खेती करते हैं तो गर्व से कहें, खेत में जाने से परहेज मत करिए, गुरेज मत करिए। मेरे परिवार का व्यापार रहा है, और परिवार के पिताजी के द्वारा दिया गया भाई देखते थे, अब मेरा बेटा देता है, लेकिन हम इसमें भी उनको साथ देते, पूछते रहते, हालचाल लेते रहते। और कभी हमको समय मिलता है तो मैं वहाँ चला भी जाता हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब मेरे को ये कहने में कोई वो नहीं है कि मैं अपने पास जो हमारी परंपरागत व्यापार हैं, उस व्यापार को बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैं भी उनका हालचाल लेता रहता हूँ। और बैग बिल्कुल। जब आपके बारे में मैं और पढ़ रही थी तो रिसर्च में ये भी सामने कि कॉलेज भी है आपका। मैंने अपने मेरे छोटा भाई थे, उनकी अब दुनिया में नहीं है, तो हमने उनके नाम बना रखा है धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज। फिर मेरे पिताजी नहीं रहे तो हम दोनों भाई लॉ ग्रेजुएट थे, तब हमने उनके नाम बना दिया है, लॉ कॉलेज बना दिया है। और ये करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने परिवार के नाम पर काम किया, और वो हमको अच्छा लगता है कि मैं इसमें अच्छी भूमिका निभाता हूँ। और जब टाइम मिलता है तो मैं उन बच्चों के बीच में जाता भी हूँ, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। मेरे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो जज बन के निकले हैं लॉ से करने के बाद। कई से बच्चे हैं कि लगभग 22,000 बच्चे अलग अलग क्षेत्र में, लड़कियाँ पास आउट करके आज होकर के अलग अलग क्षेत्र में सेवा कर रही हैं। अभी इस कॉलेज का स्थापना दिवस मनाते 20 साल का, तब मैंने उसका चार्ट पढ़ा तो 22,000 लड़की पढ़ करके निकल करके गई हैं, उसमें से लगभग 1200 बच्चियाँ टीचर बनी हुई हैं। तो ये सुख का आनंद है कि ठीक है, क्रिएटिव काम हम सब करते हैं। ठीक है, आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अपने करियर को लेके और अपने विभाग को लेके, दोनों को लेके? दो स्थिति है कि हम सबका ये मानना है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है $5 ट्रिलियन, उसमें योगी सपना है $1 ट्रिलियन। सभी के हाथ में रोजगार हो जाए, सभी के हाथ में सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। अभी हम अर्थव्यवस्था में 5वें पावदान पहुँचे हैं वर्ल्ड लेवल पर, हम तीसरे पर पहुँच जाएं। इसमें हमारा जो रोल होता है उसको निभाएंगे। वह इंग्लैंड वाले जो हमारे देश में कंपनी बना करके राज करके हमें ये कहे कि यह तो इंडिया वाले गवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इन्हें व्यापार करना नहीं आता है, हम कंपनी बना के व्यापार करते हैं, ये गोरे करके चले गए थे। आज हम अर्थव्यवस्था में उनको पछाड़ दिए हैं, और यह भारत के नौजवानों का आंसू हुआ है। और इस पर हम सबको भूमिका निभाना चाहिए, हमें भी, आपको भी, आपको भी, आपको सबको निभाना चाहिए। हम अर्थव्यवस्था में बने, ताकतवर बने, एक बात। दूसरी बात, हम केवल अर्थव्यवस्था का ग्रोथ ना करें, हम इंसानियत का ग्रोथ करें। आप कल्पना करिएगा, जिस दिन हमारे देश के अंदर हो जाए इंसानियत, ये ऊंचा नीचा मेरे व्यवहार में, ये हिंदू मुसलमान, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, सोच ख़त्म हो जाएगी, हमें कौन रोक पाएगा विश्व गुरु बनने से? बिल्कुल ठीक कहा। तो हमें उसमें अपनी आहुति देना चाहिए, भूमिका निभाना चाहिए। एक लंबा सियासी सफर आपने तय किया है, बहुत कठिन परिश्रम किए, ऊंचाई। अभी बहुत लंबा नहीं भाई, बाकी अरे तो भी एक तीसरी बार का विधायक बनना, हैट्रिक लगाना आसान नहीं है, और लाजमी है कि आपने बहुत मेहनत की होगी इस मुकाम तक पहुंचे। कोई ऐसा सियासी किस्सा जो आपके जहन में आज भी याद हो कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? मुझे याद है कि जब मैं पहली बार राम जन्मभूमि के आंदोलन में जी जब जेल गया, तो जैसे मेरी माँ थी, तो उनके जानने वाले उनके दोस्त थे, अरे बेटा तुम्हें क्या कमी, खाते पीते घर के हो, खाते पीते घर, कहाँ तुम चले जाते हो। लेकिन मन में था तेवर, मैं 3 बार जेल गया, छूटा गया, पकड़ा गया। हमें याद है कि हम अयोध्या घटना में भी गए थे जब, तो वहाँ गली गली में पुलिस दौड़ाते थे, हम भागते थे। मैं मंत्री बनने के पास गया तो पुलिस वाले पायलटिंग करके दर्शन करने ले गए हमको। वो दिन और ये दिन मिला कि दुनिया का मेरा यही अचीवमेंट है। अब तो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा भाई, ये अचीवमेंट ये रहा कि अचीवमेंट बनी है कि मैं इसी गली में भागता था, पुलिस पीछे पीछे, मैं आगे भागता था। अब पुलिस फाइटिंग कर रही है, मैं पीछे पीछे, इसे दुनिया में क्या चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब एक मौजूदा स्थिति से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी सोच क्या है? INDIA जी, ठीक है ना, I.IN। हम इन पार्टियों में कोई सिद्धांत है क्या, कोई आदर्श है क्या?
हम अगर एक एक आदमी का टाइम हो तो मैं 2 टाइम लूँगा आपसे लंबे। जी बिल्कुल। ये कोई राजतंत्र है क्या कि राजा घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा, उसमें क्वालिटी कैपेबिलिटी हो चाहे ना हो। हम्म। इंदिरा जी के बाद एक पार्टी बार हूँ, इंदिरा जी उसके बाद उनका बेटा जो पायलट थे उनको लिया के देश संभाल दिया, छोड़ दिया गया। उसके बाद बना दिए गए अध्यक्ष उनकी पत्नी को जो जो आए थे विदेश से, क्या भारत में वो लोग नहीं थे। फिर उसके बाद थोड़े से बुद्धि में कम है उनको सौंप दिया गया है, उनको सौंप दिया गया है। जी। इधर आ जाइए आप, मुलायम सिंह जी, फिर उनके लड़का अखिलेश यादव होगा। ये जो परिवार बात कर ली है लोगों ने, इनके पास कोई उसूल है क्या, कोई सिद्धांत है क्या? मेरा मानना है कि साहब मौर्य से जानबूझ करके सनातन पर हमला कराया जा रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इसकी जांच कराएंगे तो कहीं न कहीं से साहब मौर्य जी के पीछे कोई न कोई लोग हैं जो उनसे कहवा रहे हैं, सनातन परंपरा हमला करवा रहे हैं। और उसके पीछे अखिलेश भी हैं कि वो बुलवा करके एक वर्ग विशेष के वोट को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, आज एक वर्ग विशेष के लिए मारी मारा हो कि कांग्रेस कहता है कि मेरा वोट है अल्पसंख्यक का, इसका सपा कहती कि मेरा है, अब बसपा कहती कि मेरा है। तो जो इनको लगता है कि जो अधिक गाली देगा सनातन परंपरा को, उसमें इकट्ठा हो जाएंगे कुछ लोग, और इस कारण से जानबूझ के बुलवाए जा रहे हैं। इनके पास कुछ सिद्धांत है क्या? ये सारे लोग केवल एक वोट बैंक पर काम खड़ा कर रहे हैं। इनके पास न कोई विजन है, न कोई इनके पास रोड मैप है। विजन एक है, मैं रोकना चाहूंगी। वो कहते हैं हमारा विजन साफ है, हमें बीजेपी को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है। अब इनको बताइए कि इनका जब टारगेट ही है भाजपा को हराना है, चाहे जैसे हराना है, चाहे जिसको पार्टनर बनाना पड़े जी, चाहे हमको पार्टनर बनाना पड़े, लुटेरों का, चोरों का, गुंडों का, अपराधियों का, हम सबको बना लेंगे, इनको रोकेंगे। यह लगता है कि ये सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। और आज इस कारण से इनके पास, और भारत का नौजवान अब पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। पहले एक ज़माना होता था कि लोग कहते थे कि यस इस जाति का मैं हूँ, पूरा जाति वोट मेरे पीछे खड़ा है। अब तो उनके जो साहब भी कहते थे, उनके पत्नी कहते हम तेरे कहने वोट नहीं देंगे, जो अच्छा काम करे हम विचार के हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल। ये अच्छी बदलाव आई है। अच्छी बदलाव है। मैं जानता हूँ कई से लोग हैं, उनके पति किसी पार्टी में है, पत्नी बच्चे कहीं और वोट दे रहे हैं। जो ठेकेदार बनते थे लोग, वो गायब है दुनिया से। अच्छा, आपने लगातार आप ये जिक्र कर रहे हैं, युवाओं पर आपका खासा फोकस है, अभी आपने भी जिक्र किया, लगातार आप कर रहे हैं। हमारे माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देंगे? भारत के हमारा हर नौजवान से है कि हर क्षेत्र में आप ही से भविष्य पर, आप ही पर भविष्य है। देश में अच्छे साइंटिस्ट की भी नीड है, देश में अच्छे जो प्रशासक है उनकी नीड है, देश में अच्छे डॉक्टर की नीड है। इन सब में सेवा का भाव और राष्ट्र की भाव होनी चाहिए। हम अगर जाते हैं मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास देश हित में 150 करोड़ की आबादी है, सबको चिकित्सा मिल जाए, यह डॉक्टर की प्रयास करना चाहिए। एक अधिकारी है प्रशासन का है तो वह जनता का ये नौकर है, सभी को सरकारी सुविधा मिल जाए। वह यह न करके हम साहब बन गए हैं, उसका काम ही है कि जनता तक सारी सुविधाएं मिल जाए। एक राजनीति में सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो राजनीति में भी आवश्यकता है ऐसे नौजवानों की भी, जो देश को आगे संवारें, निखारें इसको, और इसमें लोगों को जोड़ें। देखिए 33% आरक्षण आ जाने से जो हमारे देश की आधी आबादी को हमने रखा था, पर्दे प्रथा में रखा था, वह उससे निखर करके अभी पॉलिसी मेकर होंगी। बिल्कुल। जब पॉलिसी मेकर जब ये आ जाएंगी तो आपको गुर दिखाई पड़ेगा और अच्छे लोग भी आएंगे। बिल्कुल, यानी कि राजनीति में अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। उसमें ये ना हो कि फलाने की बहू, फलाने की बेटी नहीं, वो खुद भी समझ। आपने लूप होल निकाल लिया कि अगर ये मेरा सवाल है तो उससे पहले ही आपने मुझे टैकल कर लिया। फिलहाल धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ रविंद्र जायसवाल जी, जिनकी राजनीति का जो सफर था वो बेहद रोमांचक था। उन्होंने किस तरीके से वो आरएसएस से जुड़े, फिर उसके बाद भाजपा के लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के साथ ही एक नेता का अब तो वो पदभार संभाल रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने एक साफ और एक सीधी बात का जिक्र किया कि हमारी विचारधारा
बिल्कुल सटीक है, हमें पता है हमें क्या करना है और यही वजह है कि लगातार हम बीजेपी के सक्रिय सदस्य के साथ ही अब तो नेता भी हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 का भी चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुकाबला तो दिलचस्प है, लेकिन लगातार बीजेपी सबका साथ सबका विकास की रणनीति लिए आगे बढ़ रही है और एक जीत की मजबूत दावेदारी भी इस दौरान रविंद्र जी ने पेश की है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और साथ ही हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी किसी और अन्य शख्स के साथ। धन्यवाद।